बिहार के औरंगाबाद जिले में 28 वर्ष का प्रियांशु नाम का एक लड़का रहा करता था और इसके परिवार में इसकी माता और इसका बड़ा भाई रहता था, जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और वो औरंगाबाद जिले में ही रह के काम किया करता था। और प्रियांशु के पिता का देहांत बचपन में ही जब वो 3 साल का था तभी हो गया था। फिर प्रियांशु बड़ा होता है और दोनों भाई मिलकर अपनी घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। प्रियांशु के पास 50 बीघा जमीन थी जिसमें वो खेती किया करता था। प्रियांशु की उम्र भी लगभग 28 वर्ष की हो गई थी और प्रियांशु के घर वाले प्रियांशु के लिए लड़की देखना भी जारी कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद उनको एक गुंजा नाम की लड़की मिलती है जिससे वो प्रियांशु की सगाई करा देते हैं। अब इतनी जमीन और जायदाद होने के कारण प्रियांशु के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और देखते ही देखते प्रियांशु की शादी को लगभग 40 से 45 दिन हो जाते हैं। अब वो दिन आ गया था 23 जून 2025 का, जब प्रियांशु को किसी कारण वजह से वाराणसी जाना था। अब प्रियांशु 23 तारीख को वाराणसी चला जाता है और 24 तारीख तक अपना काम खत्म करके शाम को वापस आ जाता है। अब शाम को 7 बजे प्रियांशु अपने स्टेशन पहुंच जाता है और पहुंच के अपनी माँ को कॉल करता है। फिर उसकी माँ उसके पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों को, जिसका नाम अनूप और सोनू था, उनको तुरंत प्रियांशु को लाने के लिए रेलवे स्टेशन भेज देती है, क्योंकि गाँव से रेलवे स्टेशन की दूरी काफी है और बीच में एक सुनसान सा जंगल भी पड़ता है। फिर वो दोनों प्रियांशु के पास पहुँच जाते और वापिस आते समय प्रियांशु पल्सर बाइक चला रहा होता है और वो दोनों लड़के उसके पीछे बैठे हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो सुनसान से जंगल में पहुँचते हैं उनके पीछे एक बाइक आती है जिसमें 2 लड़के बैठे होते हैं और वो दोनों युवक प्रियांशु की बाइक को ओवरटेक करके उनके आगे रुकते हैं और उनसे पता पूछने के बहाने बात करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का अपनी जेब से तमंचा निकालता है और ताबड़तोड़ प्रियांशु के ऊपर 8 से 9 फायर कर देता है, जिसकी वजह से प्रियांशु की ऑन द स्पॉट ही हो जाती है। और ये सब देख के अनूप और सोनू वहीं दंग रह जाते हैं कि हमारे सामने ये क्या हो गया, और वो दोनों शूटर वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं। फिर प्रियांशु के दोस्त पुलिस को फोन करते हैं और प्रियांशु की बॉडी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। फिर ये खबर प्रियांशु के घर वालों को दी जाती है और घर वाले प्रियांशु को देखने तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पुलिस इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। फिर सुबह के 8 बजते हैं और देखते ही देखते ये न्यूज आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। फिर पुलिस वालों को स्पेशल टीम खड़ी करनी पड़ती है और वो स्पेशल टीम सबसे पहले उन 2 लड़कों पे शक करती है जो प्रियांशु को लेने उस दिन रेलवे स्टेशन गए थे। फिर पुलिस उन दोनों लड़कों को घर से उठा लेती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने में ले आती है। फिर पुलिस उनसे पूछती है, जब प्रियांशु के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी तो तुम उस समय कहाँ थे और तुमने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? फिर वहाँ से पता लगता है कि वो दोनों प्रियांशु को भैया कह के बुलाते हैं और वो दोनों कहते हैं कि हमारे सामने जिंदगी में यह पहली बार हुआ था, जिसकी वजह से हम खुद सन रह गए थे और इसी वजह से हम प्रियांशु को भी नहीं बचा पाए। फिर पुलिस उन दोनों का बैकग्राउंड चेक करती है कि कहीं इन दोनों में से किसी की प्रियांशु के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है, लेकिन वहाँ से इनको ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि ये इन दोनों लड़कों पे शक कर सके। फिर पुलिस इन दोनों को क्लीन चिट दे देती है और स्टेशन से लेके प्रियांशु के घर तक के सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर देती है। लेकिन आपको तो गाँव की हालत पता ही है, वहाँ पर ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, इसीलिए पुलिस को वहाँ से कुछ नहीं मिलता। फिर पुलिस उन दोनों लड़कों से पूछताछ दोबारा करती है। फिर वो दोनों लड़के बताते हैं कि प्रियांशु के ऊपर ताबड़तोड़ तमंचा चलाने के बाद वो उन्होंने किसी को फोन किया था और फोन करने के बाद ये कहा था कि तुम्हारा काम हो चुका है। पुलिस को तो ये बात साफ साफ क्लियर हो गई थी कि ये किसी सुपारी किलर का काम है। फिर पुलिस प्रियांशु के गाँव में जाती है, उनके सारे दोस्तों से बात करती है, सारे रिश्तेदारों से बात करती है, लेकिन वहाँ से भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। फिर को ये पता लगता है कि 10 मई 2025 को प्रियांशु की शादी हुई है और पुलिस प्रियांशु की बीवी से जाके पूछते हैं, लेकिन वो भी साफ साफ मना कर देती है कि मुझको किसी पे कोई शक नहीं है। अब पुलिस यहाँ चारों तरफ से उलझ जाती है। फिर पुलिस दोबारा से क्राइम सीन पे जाती है और वहाँ जाके उनको ये पता लगता है कि प्रियांशु की हत्या किसी घर के बंदे नहीं कराई है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन तो खाली प्रियांशु के घर वालों को ही पता थी। फिर पुलिस प्रियांशु के घर पे इन्वेस्टिगेशन करती है और वहाँ जाके उनको ये पता लगता है कि प्रियांशु के घर में प्रियांशु की माता, प्रियांशु का भाई और उसकी भाभी और नवी नवेली दुल्हन रहती है। कहीं ना कहीं पुलिस
पुलिस का सारा शक प्रियांशु की नई नवेली दुल्हन पे जाता है। फिर पुलिस प्रियांशु की वाइफ का कमरा यानी कि गुंजन का कमरा छानबीन करती है और वहां से जाके उनको ऐसा सबूत मिलता है जिससे आधा केस तो यूं ही सोल्व हो गया। वहां पर जाके उनको एक मोबाइल फोन मिलता है। पूछताछ पे ये पता लगता है कि ये मोबाइल फोन ना तो प्रियांशु का था और ना ही उसके परिवार के किसी सदस्य का था। फिर थोड़ी सी खोजबीन के बाद ये पता लगता है कि ये फोन गुंजा का था यानी कि प्रियांशु की पत्नी का था। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब प्रियांशु ने अपनी वाइफ को एक पर्सनल फोन दे रखा था तो गुंजा को ये दूसरा फोन रखने की क्या जरूरत पड़ी। अब पुलिस का सारा शक यहाँ गुंजा पे चला जाता है और वो गुंजा के दोनों मोबाइल लेके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन की CTR आती है और उसमें ये पता लगता है कि जो प्रियांशु ने गुंजा को अपना पर्सनल फोन दिया था उससे बार बार प्रियांशु को फोन किया गया था कि आप कहाँ पहुँचे, कब तक पहुँचने वाले हो। ये तो चलो आम बात हो गई क्योंकि अभी नवी नवेली शादी हुई थी, एक वाइफ अपने पति से ऐसा पूछ सकती है। लेकिन चौंका देने वाली बात तो यहाँ ये है कि गुंजा के पास से जो दूसरा फोन मिला था उसमें 2 अननोन नंबर को काफी बार कॉल किया गया था और उनमें से एक नंबर पे तो काफी सालों से बातें होती आ रही है। फिर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगता है कि वो जो दूसरा नंबर था वो गुंजा के सगे फूफा यानी कि जीवन प्रसाद सिंह का था जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी और वो पैसे से भी काफी अमीर था। अब इसकी 2-3 प्राइवेट बसें चलती थी, इसका बाइक का खुद का शोरूम था और इसके ट्रक का बिजनेस था, यहाँ तक कि इसका नेतागिरी में भी काफी इंटरेस्ट था। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि गुंजा अपने फूफा जी से इतने सालों तक छुप के बात क्यों कर रही थी। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगता है कि जिस दिन प्रियांशु के साथ ये वारदात हुई थी उस दिन इस 2 नंबर पे काफी बार कॉल की गई थी। अब पुलिस को कहीं न कहीं यहाँ पर गुंजा और उसके फूफा पे शक हो गया था लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए वो उन दोनों को अरेस्ट नहीं कर पाती, अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है। फिर वो जो दूसरे फोन पे गुंजा ने लगातार कई बार कॉल करे थे उसकी आईडी और गुंजा की आईडी को मिलाया जाता है और उन दोनों की आईडी मैच हो जाती है। फिर वो दोनों कहते हैं 24 जून रात के 9 बजे हम दोनों ने ही मिलकर प्रियांशु का किया था और ये सब हमने गुंजा और उसके फूफा जी के कहने पे किया था क्योंकि वो हमें मोटी रकम देने वाले थे। अब यहाँ से केस पानी की तरह साफ साफ पुलिस वालों के आगे आ जाता है। फिर यहाँ से पुलिस वाले बिना देरी करे झारखंड से गुंजा और गुंजा के फूफा जी को उठा लेती है और फिर वहाँ से केस अलग ही मोड़ ले लेता है। वहाँ जाके उनको ये पता लगता है कि जब गुंजा 10 साल की थी उसके माता पिता के पास गुंजा को पढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे पूंजी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 10 साल की उम्र में ही गुंजा को अपने फूफा जी के पास दे दिया था क्योंकि उस समय उनके फूफा जी का काम काफी अच्छा चलता था और यही वो वजह है कि 10 साल की उम्र से ही गुंजा को उनके फूफा जी पाल रहे थे और जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तब गुंजा को घुमाते हैं फिराते हैं और अब देखते देखते गुंजा कहीं न कहीं 25 साल की हो गई थी और इनके बीच में अब दूरियां भी खत्म हो गई थी और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा नजदीकियां बन गई थी कि ये दोनों इंटीमेट भी होने लग गए थे। और तो और गुंजा को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी उम्र क्या है और उसके फूफा जी की उम्र क्या है। अब जब गुंजा यहाँ 26 साल की होती है तो उसके घर वाले गुंजा के लिए नए नए रिश्ते देखने चालू कर देते हैं लेकिन उसके फूफा जी हर उस लड़के को रिजेक्ट कर देते हैं जिसको गुंजा के लिए चुना जाता है क्योंकि कहीं न कहीं वो चाहने लग गए थे कि गुंजा उनसे कभी दूर न जाए। लेकिन 24 फरवरी को कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करी थी। एक दिन गुंजा और उसके फूफा जी इंटीमेट हो रहे थे जिसको ये सब करते हुए उनकी बुआ जी ने खिड़की से देख लिया था। गुंजा की बुआ ने तुरंत गुंजा के पापा को फोन किया और ये सारी बात बता दी जो उसने खिड़की से छुप के देखा था। फिर गुंजा के पापा तुरंत गुंजा को अपने घर ले आते हैं और जल्दबाजी में इसका रिश्ता ढूंढने लगते हैं और फिर उनको रिश्ता तलाशते तलाशते प्रियांशु मिलता है और कहीं ना कहीं ये लोग चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं। अब गुंजा की शादी के 10 दिन बाद तो गुंजा ने अपने फूफा जी से बात नहीं करी थी लेकिन 11वें दिन उसने फिर से वही हरकत करना चालू कर दिया था। अपना छोटा वाला फोन निकाला और अपने फूफा जी को सारी बात बता दी कि मेरी शादी यहाँ हो चुकी और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर उसके फूफा जी भी कहीं ना कहीं ये कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे बिना बहुत बेचैन हो रहा हूँ और बस तुम सब्र रखो, मैं कुछ ना कुछ करके तुमको वहाँ से निकाल लूंगा। क्योंकि गुंजा अपने पति के सामने अपने फूफा जी से नहीं मिल सकती थी, इसलिए उन दोनों ने मिलकर प्रियांशु को ही रास्ते से हटा दिया।